हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं AW ऑनलाइन एजुकेशन और मैं सुबोध कुमार। तो इससे पहले हम इस चैप्टर के लेक्चर 3 देख चुके हैं। आज ये लेक्चर 4 है, लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम NCERT की एक एक लाइन को फोड़ के रख देंगे। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं, जो शरीर तक वायुरोधी कक्ष है। आप इस लाइन का पहले अच्छे से मतलब समझिए, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो मानव की एक उरोस्थि होती है, उरोस्थि जिसे हम कहते हैं उरोस्थि, जिससे पसलियों का आगे वाला भाग जुड़ा होता है। इस तरीके से ये उरोस्थि होती है और साइड में पसलियां आ गई। ठीक, हमारा जो ह्यूमन का, मानव का आधारी भाग होता है वो पृष्ठीय भाग होता है, ये उरोस्थि होती है आधार में, और साइड में जो होती हैं पसलियां होती हैं, और नीचे एक गुंबदाकार डायाफ्राम होता है इस तरह से, और पीछे की तरफ मतलब पृष्ठ की तरफ कशुरकी दंड होता है। क्या होता है? ये कशुरकी दंड होता है। तो इस तरह से ये एक वायुरोधी कक्ष बन जाता है। वायुरोधी कक्ष का मतलब ये है, अगर इसके आयतन में कोई भी परिवर्तन होगा, या इसका आयतन बढ़े या आयतन घटे, किसी भी तरह का परिवर्तन फेफड़ों में परिवर्तन ला देगा, जो श्वसन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए एक वायुरोधी कक्ष बन गया है। क्वेश्चन कहाँ से आता है? आपके आधारी भाग में उरोस्थि होती है, साइड में पसलियाँ होती हैं, नीचे गुंबदाकार डायाफ्राम होता है, और पृष्ठ भाग में कशुरकी दंड होती है, और जिनसे पसलियों का पीछे वाला भाग जुड़ा होता है। अब देखिए, जैसे डायाफ्राम नीचे की तरफ आएगा, डायाफ्राम नीचे की तरफ आता है, तो ये पसलियां हैं, इन कक्ष का आयतन बढ़ जाता है। क्या होता है? आयतन बढ़ जाता है। जब डायाफ्राम नीचे की ओर आता है और तो उसका, हमारे जो कक्ष है वायुरोधी कक्ष का आयतन बढ़ जाता है। अब आयतन बढ़ने से दाब कम हो जाता है। आपने पढ़ा है आयतन और दाब एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब जैसे आयतन बढ़ा और दाब घटा, तो वायु फेफड़ों के अंदर प्रवेश कर गई, तो क्या हो गया? निःश्वसन। यही आगे NCERT में श्वसन की क्रियाविधि में बताया गया है। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि वायुरोधी कक्ष का मतलब क्या है। अब देखिए, वक्ष गुहा कक्ष, पृष्ठ भाग में कशुरकी, मैं दिखा चुका हूँ कशुरकी दंड, आधार भाग में उरोस्थि और पार्श्व में पसलियाँ, और नीचे से गुंबदाकार डायाफ्राम द्वारा बनता है। बन गया आपका कक्ष। देखिए, आगे उरोस्थि, पृष्ठ में कशुरकी दंड, साइड में पसलियाँ और नीचे डायाफ्राम। आपका एक जो मनुष्य है, मानव है, उसका वायुरोधी कक्ष बन गया। वक्ष में फेफड़ों की शरीर की व्यवस्था ऐसी होती है कि वक्ष गुहा के आयतन में कोई भी परिवर्तन फेफड़े की गुहा में प्रतिबंधित हो जाएगा। इसका मतलब यह है, अगर कक्ष में, मानव के कक्ष में कोई भी परिवर्तन होगा तो वो फेफड़ों में परिवर्तन ला देगा, जो श्वसन के लिए ऐसी व्यवस्था आवश्यक ही होनी चाहिए। अब देखिए, NCERT में श्वसन में निम्नलिखित चरण सम्मिलित होते हैं। ये प्योरली NCERT है। प्रथम चरण देख लेते हैं, श्वसन या फुफ्फुसीय संवातन, जिससे वायुमंडलीय वायु, एटमॉस्फेयर की वायु अंदर खींची जाती है और CO2 से भरपूर कुपिकाओं की वायु को बाहर मुक्त किया जाता है। मैं इसे समझा देता हूँ। देखिए, जैसे ये लंग्स होते हैं, ठीक, ये लंग्स,
दोनों लंग्स हो गए। तो लंग्स में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इस तरह से शाखाएं निकली होती हैं, जो मैं पिछले चैप्टर में डिटेल में बता चुका हूँ। और सबसे लास्ट में यहाँ पर होती है कुपिका। क्या क्या होती है? कुपिका, कुपिका होती है, जिसे हम इंग्लिश में एल्वियोलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्वियोलाई कहते हैं। अब कुपिका का डायग्राम हम यहाँ बड़ा देख लेते हैं। मानिए हमने यहाँ पे कुपिका को बड़े साइज में ले लिया। अब कुपिका जब वायुमंडल से अंदर ऑक्सीजन ली जाएगी और ये कुपिका की झिल्ली के द्वारा ऑक्सीजन ब्लड में घोल दी जाएगी। कहाँ? ब्लड में, ब्लड नली, कैपिलरी में, ब्लड कैपिलरी में। और ब्लड कैपिलरी से CO2 इसमें, CO2 कुपिकाओं में भेज दी जाएगी। इसे हम डिटेल में देखेंगे आगे। आप NCERT में डिटेल में दे रखा है, यहाँ मैं केवल इस लाइन को समझाने के लिए ये सब कुछ ले रहा हूँ। अब ये जो झिल्ली से कुपिका से O2 और CO2 का आदान प्रदान विसरण के द्वारा होता है। कुपिका भरपूर बाहर मुक्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट चरण, कुपिका झिल्ली के आर पार गैसों का विसरण होता है, मैं समझा चुका। चरण थर्ड, रुधिर द्वारा गैसों का परिवहन होता है। देखिए रुधिर जो होता है वो CO2 को लेके आता है, ऑक्सीजन को लेके जाता है, और CO2 को लेके आता है, ऑक्सीजन को लेके जाता है। ये सब दाब ग्रेडियंट पे निर्भर करता है। ये सब एक चीज़ को मैं अच्छे से डिस्कस करूँगा। जैसे जैसे NCERT में दिया है मैं वैसे वैसे ही बताऊँगा, आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा। ऊतक विसरण बीच में होता है, मतलब अब ये ब्लड कैपिलरी ऊतक के पास पहुँच जाती है। मान के चलिए जैसे कि ये कोई टिश्यू है। क्या है? ऊतक है। मान के चलिए ये कोई ऊतक है। अब इसमें ब्लड से O2 ले ली और CO2 वापस कर दी, CO2 वापस दे दी। ये सब रुधिर के जरिए जो हो रहा है। नेक्स्ट चरण देखिए, अपचय। अपचय मतलब कैटाबोलिज्म, मेटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म क्रियाओं के लिए कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग और उनके फलस्वरूप CO2 का उत्पन्न होना। मतलब कोशिकाएं ऑक्सीजन को ले लेती हैं और CO2 को निकाल देती हैं। इससे प्लांट फिजियोलॉजी में अध्याय नंबर 14 में सेशन में बताया गया है, उसमें डिटेल में बताया गया है। तो यहाँ हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आया आपका श्वसन की क्रियाविधि। श्वसन की क्रियाविधि का काफ़ी हद तक हिंट मैं आपको दे चुका हूँ, और आगे की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ इसी तरह से। थैंक यू।